हेलो क्लास 11th। हमारा जो तीसरा चैप्टर है कि विभिन्न तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों में आवर्तता। इस चैप्टर को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं फोर्थ चैप्टर पर आ रहा हूँ, क्योंकि जो चैप्टर इंटरेस्टिंग है उनको मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो थर्ड चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है। ठीक है, तो उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम फोर्थ चैप्टर जो हमारा है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि किस प्रकार से रासायनिक आबंध बनते हैं, किस प्रकार से विभिन्न अणुओं की संरचनाएं होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक अच्छा सा चैप्टर है फोर्थ चैप्टर आपका, उसको ध्यान से समझना। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जो अधिकांश तत्व होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी अधिकांश तत्व हैं वो उनके जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। यानी अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। कुछ ही तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं। तो मैक्सिमम जो एलिमेंट हैं उनके जो परमाणु हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। जैसे जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनके परमाणु तो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, लेकिन उनको छोड़ के अन्य जितने भी तत्व हैं वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं। ठीक है ना। अब जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाएगा तो वो स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए क्या करता है, वो अन्य परमाणुओं के साथ संयोग करता है। ठीक है ना, कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है। ये डाल्टन का नियम भी कहता था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता था कि जो परमाणु है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वो हमेशा संयुक्त अवस्था में रहता है। संयुक्त यानी एक परमाणु किसी अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। लगभग सभी तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोग करते हैं और संयोग करके अणु बनाते हैं, और अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यानी जो परमाणु है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता है। इसीलिए परमाणु संयोग करता है अन्य परमाणुओं से और अणु का निर्माण करता है। अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अणु रह सकता है फ्री स्टेट में। ठीक है ना। तो अब कोई भी निकाय हो, सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है कि वो स्थायी होना चाहता है, स्थायित्व को प्राप्त करने की। कोई भी निकाय हो, जैसे हम कहते हैं ना पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, कभी आप नीचे से ऊपर की ओर बहते हुए नहीं देखोगे पानी को। पानी हमेशा हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की ओर बहता है। ऐसे ही यदि हम ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा हमेशा गर्म सिरे से कहाँ की ओर बहती है, जो सिरा ठंडा होता है, ठंडे सिरे की ओर। क्यों बहती है? ये भी एक निकाय है, पानी एक निकाय है, ऊष्मा भी एक निकाय है। तो कोई भी जो सिस्टम जिसको हम निकाय कह रहे हैं वो उस ओर जाता है जहां वो स्थायित्व को प्राप्त करता है। और स्थायित्व को प्राप्त करने का मतलब ये है कि उस निकाय की या उस तंत्र की, उस सिस्टम की ऊर्जा घटनी चाहिए। तो पानी जब ऊपर से नीचे की ओर बहता है तो उस पानी की ऊर्जा में कमी आती है, और किसी भी निकाय की ऊर्जा जब घटती है उसका स्थायित्व अधिक होता है। ये ध्यान रखना कि यदि कोई निकाय अधिक ऊर्जा वाला है, अधिक ऊर्जा वाला निकाय वो अस्थायी होता है। अधिक ऊर्जा वाला निकाय क्या होता है? अस्थायी। ये याद रखना, हमेशा काम आएगा। और कम ऊर्जा वाला जो निकाय है वो हमेशा स्थायी होता है। तो निकाय हमेशा वहां की ओर जाता है जहां ऊर्जा घटती है, यानी ऊर्जा कम होती है, जिसके कारण निकाय क्या होता है? स्थायी। इसीलिए पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, क्योंकि पानी की ऊर्जा में कमी आती है, पानी की ऊर्जा घटती है। पानी यदि ऊपर है तो उसकी ऊर्जा अधिक है, पानी जब नीचे की ओर बहता है तो ऊर्जा में कमी आती है, जिसके कारण निकाय एक स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम कहते हैं कि कोई भी निकाय की जो प्रवृत्ति होती है वो सदैव अधिक स्थायित्व को प्राप्त करने की होती है। हमारी प्रवृत्ति भी यही है कि हम एक अधिक स्थायित्व को प्राप्त करें, है ना। आप लोग पढ़ रहे हो क्यों? क्योंकि एक स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हो। कल की डेट पे आप
अच्छी एजुकेशन लोगे, अच्छी जगह पे जाओगे, अच्छी जॉब करोगे, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, इज्जत होगी, यानी एक स्थायित्व को प्राप्त करोगे। अभी स्थायित्व नहीं है, आपको एक पेन भी लेनी है तो घर वालों पे डिपेंड हो, घर वालों से पैसे मांगने। लेकिन आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ताकि आने वाले समय में आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, या आपको किसी के सामने पैसे मांगने की आवश्यकता ना हो, आपकी समाज में एक इज्जत हो, तो उसी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आपका उद्देश्य भी एक स्थायित्व को प्राप्त करना है। वैसे ही हमारी प्रकृति में कोई भी निकाय होता है, चाहे वो जल निकाय हो, चाहे वो ऊष्मा निकाय हो, उसकी प्रवृत्ति सदैव अधिक स्थायित्व को प्राप्त करने की होती है। ठीक है ना। और हम बात कर चुके हैं कि अधिक ऊर्जा वाला जो भी निकाय होता है वो अस्थायी होता है, जबकि कम ऊर्जा वाला जो निकाय होता है वो स्थायी होता है। ठीक है ना। तो जब दो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु, माना मैं ए और बी की बात कर रहा हूं, ये दो परमाणु हैं, तो जब दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करते हैं, संयोग करके अणु बनाते हैं, तो जब अणु का निर्माण होता है तो ऊर्जा में कमी आती है, ऊर्जा में कमी आती है, जिसके कारण निकाय एक स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, कि जो अधिकांश तत्वों के परमाणु हैं वो कभी भी स्थायी अवस्था में नहीं रह पाते, यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। सभी परमाणुओं के, लगभग सभी परमाणु रासायनिक संयोग करते हैं, और रासायनिक संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। कोई भी निकाय हो, उस निकाय की प्रवृत्ति अधिक स्थायित्व को प्राप्त करने की होती है। कम ऊर्जा वाला निकाय स्थायी होता है, अधिक ऊर्जा वाला निकाय अस्थायी होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करते हैं और अणु का निर्माण करते हैं तो ऊर्जा में कमी आती है, जिसके कारण निकाय क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं पहला टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का है, जिसको हम कहते हैं संयोजकता। संयोजकता अंग्रेजी में वैलेंसी कहा जाता है। अब संयोजकता है क्या? संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो फ्रैंकलैंड ने किया गया था। ठीक है ना। संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो लगभग आप मैं बता रहा हूं 1852 में, 1852 में फ्रैंकलैंड ने किया था। और फ्रैंकलैंड ने कहा कि तत्वों के परमाणुओं के संयोग करने की जो क्षमता होती है, उन्होंने इसकी परिभाषा क्या दी? उन्होंने कहा कि तत्वों के परमाणुओं के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि फ्रैंकलैंड ने संयोजकता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? कि तत्वों के परमाणुओं की संयोग करने की क्षमता के लिए। क्योंकि जो वैलेंसी है, VALENCY, वैलेंसी जो है ये एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको हम वैलेंटीना कहते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है वैलेंटीना, और इस वैलेंटीना शब्द का जो अर्थ है वह है सामर्थ्य या क्षमता। इसका अर्थ होता है सामर्थ्य या क्षमता, जिसको हम कहते हैं। तो इसीलिए इसी आधार पर फ्रैंकलैंड ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा किसी तत्व की जो संयोजकता होती है उसकी रासायनिक संयोग करने की क्षमता, किसी तत्व की संयोजकता उसकी रासायनिक संयोग करने की क्षमता या सामर्थ्य, रासायनिक संयोग करने की क्षमता होती है। ठीक है ना। तो ये फ्रैंकलैंड द्वारा परिभाषा दी गई कि किसी तत्व की जो संयोजकता होती है वो उसकी रासायनिक रूप से संयोग करने की क्षमता होती है। ठीक है ना। तो इन्होंने जब कॉन्सेप्ट ये दिया था फ्रैंकलैंड ने, तो उन्हें हाइड्रोजन की संयोजकता को माना था, उन्होंने हाइड्रोजन की संयोजकता को एक माना। फ्रैंकलैंड ने हाइड्रोजन के सापेक्ष, हमने जो अपनी परिभाषा भी दी वो हाइड्रोजन के सापेक्ष दी, और उन्होंने हाइड्रोजन की संयोजकता को एक माना। उन्होंने संयोजकता को एक पूर्ण संख्या में प्रदर्शित करने का सुझाव दिया था। फ्रैंकलैंड ने कहा था कि संयोजकता सदैव एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। आपका जैसे 1/2 या 3/2 ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए उन्होंने हाइड्रोजन को मानक तत्व के रूप में लिया, हाइड्रोजन परमाणु को, और हाइड्रोजन की संयोजकता को एक माना।
और परिभाषा क्या दी कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन के परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। या सीधे सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है उसकी संयोजकता उतनी होती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से संयोग करती है, जल तो बनता है H2O, ये H2O है H2O। तो ऑक्सीजन का परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग कर रहा है? 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी मानी गई? 2। ऐसे ही जैसे HCl है, अब यहां पर क्लोरीन जो है वो कितने हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है? 1। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी? 1। तो उन्होंने कहा जैसे मीथेन है CH4, कार्बन कितने हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है? 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। तो फ्रैंकलैंड ने कहा, जो हाइड्रोजन के सापेक्ष उन्होंने अपनी परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि किसी तत्व का एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है, हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो सिंपल सा उन्होंने एक परिभाषा दी कि किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2। कार्बन का एक परमाणु 4 हाइड्रोजन से संयोग कर रहा है तो कार्बन की संयोजकता 4। क्लोरीन का एक परमाणु 1 हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है तो क्लोरीन की संयोजकता 1। तो ये फ्रैंकलैंड की परिभाषा दी, ठीक है ना। तो संयोजकता शब्द का प्रयोग 1852 में सबसे पहले फ्रैंकलैंड ने किया गया था। उन्होंने कहा कि तत्वों के परमाणुओं की संयोग करने की जो क्षमता होती है उसको संयोजकता कहा जाता है, क्योंकि वैलेंसी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द वैलेंटिना से बना है और वैलेंटिना शब्द का अर्थ होता है सामर्थ्य या क्षमता। तो किसी तत्व की संयोजकता उसकी रासायनिक संयोग करने की क्षमता होती है, ये कहा गया। और फ्रैंकलैंड ने साथ साथ ये भी कहा कि किसी तत्व की जो या किसी परमाणु की संयोजकता है वो सदैव एक पूर्णांक होनी चाहिए, और ऐसा करने के लिए उन्होंने हाइड्रोजन की संयोजकता को 1 माना, ठीक है ना। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 माना, तो हाइड्रोजन की संयोजकता के आधार पर जो परिभाषा दी गई, उन्होंने कहा किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो लुईस द्वारा दिया गया। तो दूसरा जो टॉपिक है वो है, ये तो संयोजकता का सामान्य सिद्धांत था, इसमें इलेक्ट्रॉनों की बात कहीं नहीं हो रखी है। अब इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम बताएंगे कि संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है ये 1919 में लुईस तथा कोसेल द्वारा दिया गया था। 2 वैज्ञानिक थे, एक लुईस दूसरा था कोसेल। तो लुईस और जो दूसरा वैज्ञानिक था कोसेल, इन्होंने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में संयोजकता किसे कहते हैं। तो इन्होंने इससे संबंधित कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। सिद्धांत क्या है, पॉइंट है, सीधे सीधे आप समझना। फर्स्ट पॉइंट, इन्होंने कहा कि किसी तत्व की संयोजकता या संयोजन क्षमता, किसी तत्व की संयोजन क्षमता, किसी तत्व की संयोजन क्षमता, जैसे हम है ना, हमारे पास 2 हाथ है तो हमारी संयोजन क्षमता 2 ही तो है, हम 2 ही लोगों को पकड़ के रख सकते हैं 2 हाथों से, है ना, तो हमारी संयोजन क्षमता 2 है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनों के आधार पर संयोजन क्षमता क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि किसी तत्व की जो संयोजन क्षमता या संयोजकता है उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में, उसके परमाणु के बाह्यतम कोश, उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी जो किसी भी तत्व की जो संयोजकता होगी वो किस पर निर्भर करती है, वो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मैंने आपने कक्षा 9 में विन्यास भी पढ़ा है, 2, 8, 18, 32 करके का पढ़ा है ना। तो वैसे ही किसी तत्व का जो अंतिम कोश है, जो बाह्यतम कोश है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। नंबर दूसरा, अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया था इन्हीं के द्वारा, ठीक है ना। तो अष्टक नियम क्या कहा, अष्टक नियम की परिभाषा क्या दी इन्होंने। अष्टक नियम की परिभाषा देने के लिए इन्होंने कुछ उदाहरण लिए कि जो नोबल गैस हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है, ठीक है ना। हीलियम एक अपवाद है, बाद में पढ़ेंगे क्यों। अगर हम हीलियम को भी छोड़ दें तो नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन। तो इन्होंने कहा इनको हम नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो निष्क्रिय होती हैं, ये उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती है, यानी रासायनिक संयोग नहीं करती हैं, क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है ना। इनकी जो संयोजन क्षमता होती है वो लगभग शून्य होती है, क्रिया ही नहीं करते हैं। अब इनकी जो अक्रियता है, जो निष्क्रियता है, वो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है ना, ऑर्गन का 18 होता है। सबका परमाणु विन्यास नहीं कर रहा हूं, केवल नियॉन और ऑर्गन का कर रहा हूं, 2 का। देखिए नियॉन और ऑर्गन, नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 10 है, ऑर्गन का 18 है। अगर हम देखें तो 2 और 8, इसका विन्यास करें 2, 8, 8, तो इनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, है ना। तो इन्होंने कहा कि जिन तत्वों के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं वो तत्व निष्क्रिय होते हैं, उनको वो क्रिया ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। और निष्क्रिय होने के लिए ये जरूरी है कि तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जो क्रिया ही नहीं करेंगे वो स्थायी तत्व होंगे, इनको स्थायी तत्व कहते हैं। किनको? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये एक स्थायी तत्व हैं। और परमाणु का देखो, मैंने पहले कहा ना, किसी भी निकाय की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थायित्व को प्राप्त करने की होती है। अब कोई परमाणु स्थायी कब हो रहा है, जब उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक परमाणु की ये प्रवृत्ति होती है कि वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, इनके जैसा बनना चाहता है, इसीलिए इनको आदर्श तत्व भी कहा जाता है। नोबल एलिमेंट भी कहते हैं इनको, नोबल एलिमेंट। नोबल क्यों? क्योंकि आदर्श हैं, हर कोई तत्व इनके जैसा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय हैं इसलिए स्थायी हैं, और हर किसी की प्रवृत्ति स्थायित्व को प्राप्त करने की होती है। तो प्रत्येक तत्व इनके जैसा बनना चाहता है एक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। और स्थायित्व कब मिलेगा? जब उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो ये कहता है, जो अष्टक नियम है, ये कहता है अधिकांश तत्वों के परमाणु, अष्टक नियम क्या कहता है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु, अधिकांश तत्वों के परमाणु अपने बाह्यतम कोश में, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। और यही नियम हमारा अष्टक नियम कहता है। यानी प्रत्येक तत्व की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, है ना। तो ये जैसे हमारा एक आदर्श होता है ना, हम लोग भी किसी को आइडियल बना के चलते हैं और उसके जैसा बनने के लिए हम फिर उसी अनुसार अपनी रूपरेखा को निर्धारित करते हैं ना। वैसे ही यहां भी होता है कि प्रत्येक तत्व इनके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि इन सबके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे और स्थायी कहलाएंगे। और प्रत्येक निकाय की प्रवृत्ति क्या होती है, स्थायी होती है, स्थायित्व को प्राप्त करने की होती है। अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एक उदाहरण दे रहा हूं। सोडियम का विन्यास करोगे 2, 8, 1, इसका विन्यास करोगे 2, 8, 2।
अब इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके बाह्यतम कोश में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अस्थाई हैं, अस्थाई हैं, इसीलिए कभी भी स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं। अब ये अस्थाई हैं। अब ये हर कोई क्या चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कैसे कहलाएंगे? स्थायी कहलाएंगे, और हर कोई स्थायी होना चाहता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त करेंगे? यानी हर तत्व अपने अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है? 8। इनके तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। और ये हर कोई इनके जैसा 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है अंतिम कोश में। अब उसके लिए वो क्या करता है? संयोग करता है ना। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसी अन्य से संयोग करेगा, उससे अभिक्रिया करेगा, क्रिया करेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसी को अष्टक कहते हैं। अष्टक माने होता है 8 इलेक्ट्रॉनों का समूह, ठीक है ना। तो स्थायी संरचना जिसको हम अष्टक भी कहते हैं, को प्राप्त करने के लिए अब परमाणु क्या क्या काम कर सकते हैं स्थायी इनके जैसा बनने के लिए। अब क्योंकि ये इसको इनके जैसा बनना है, लेकिन इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं अंतिम कोश में, तो ये क्या करेंगे, किस प्रकार ये 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे? तो उसके 3 तरीके होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा। दूसरा होता है दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा। दूसरा हो गया। तीसरा तरीका है दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाएं। अब ये तीनों तरीके क्या हैं, ये समझना पहले इसको, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतनी चीजें कॉपी में लिख नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपके सामने एक हेल्प बुक अवश्य होनी चाहिए, ताकि आप इनको मैच कर सको और उस किताब में से नोट्स बना सको और समझ सको। क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा कॉपी में लिख के नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत लंबे टॉपिक है, बहुत लंबा कोर्स है, ठीक। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट भी होना है, आपको घर में स्वयं भी पढ़ना है। मैं केवल आपको समझा सकता हूं, समझने का कार्य आपका है, ठीक। तो 3 तरीके हैं। पहला क्या है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा। स्थानांतरण होता है कि माना ये 2 परमाणु हैं ए और बी, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने ग्रहण कर लिया। जैसे NaCl का निर्माण होता है ना, तो इसमें Na और Cl, अब Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। Na का परमाणु क्रमांक कितना है? 11, तो 2 8 1, इसका होता है 2 8 7। इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 7 हैं। अब ये अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके कितने हो जाएंगे अंतिम कोश में? 8, और इसका 1 चला गया तो ये कोश तो खत्म हो गया, और इसके भी अंतिम कोश में कितने रह गए अब? 8, तो दोनों स्थायी हो गए। अभी आगे समझेंगे इसको। स्थानांतरण माने होता है कि एक ने दिया और दूसरे ने लिया, और स्थानांतरण द्वारा जो बंध बनते हैं उनको आयनिक बंध कहते हैं। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे।
स्थानांतरण द्वारा जो बंध बनते हैं उसको हम आयनिक बंध कहते हैं, जिसको वैद्युत संयोजी बंध भी लिखा होगा आपकी किताबों में। दूसरा कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी द्वारा, ठीक है ना, साझेदारी होती है। कहीं कहीं पर बहुत ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं कि मुझे भी दो चाहिए, दूसरे को भी। जैसे अगर कोई कमरा लेना है, माना सपोज करो 2000 रुपए का कमरा है और मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 2000 का किराया दे सकूं, मैं 1000 रुपये है मेरे पास, तो मैं अपने जैसा एक व्यक्ति और ढूंढूंगा जिसको कमरे की आवश्यकता हो। दोनों क्या करेंगे, साझेदारी कर लेंगे 1000 रुपए की और वो कमरा ले लेंगे, दोनों रहेंगे। वैसे ही यहां भी होता है कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य बराबर की साझेदारी, यानी पहले वाले ने भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, दूसरे ने भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, हक दोनों का बराबर हो गया दोनों में। तो इस प्रकार जो बंध बनते हैं उनको कहते हैं सहसंयोजी बंध। अभी आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनको कहते हैं सहसंयोजी बंध। तीसरा, एक ऐसी साझेदारी होती है जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। तो ऐसे जो बंध होते हैं इसको कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध। तो 3 प्रकार के बंध बनते हैं। कि बंध क्यों बनते हैं ये मैं बता चुका हूं पीछे। तो बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक और बताता हूं, लुईस संरचना। लुईस बिंदु प्रतीक, लुईस संरचना भी नहीं, लुईस बिंदु प्रतीक। अब लुईस बिंदु प्रतीक क्या होता है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉनों को उसके प्रतीक के ऊपर जब हम लिखते हैं तो उसको लुईस प्रतीक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम। मैंने बहुत आगे आगे मार दिए, 1 2 3 4 और 11। अब हम इनका विन्यास कर रहे हैं। देखो, इसका विन्यास 1, इसका विन्यास 2, इसका विन्यास 2 and 1, इसका विन्यास 2 and 2, इसका विन्यास हो गया 2 8 1। अब देखिए, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसके ऊपर 1 बिंदु आएगा। हीलियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो इसके ऊपर 2 बिंदु आएंगे। लिथियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसके ऊपर 1 बिंदु आएगा। ये बिंदु प्रतीक होते हैं, लुईस बिंदु प्रतीक। ऐसे ही बेरिलियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो बेरिलियम के ऊपर 2 डॉट दिखाए जाएंगे। ये बेरिलियम का लुईस बिंदु प्रतीक हो गया। ऐसे ही सोडियम है, सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर 1 बिंदु आएगा। ये लुईस बिंदु प्रतीक होते हैं। लुईस बिंदु प्रतीक क्या होते हैं कि किसी तत्व के या किसी परमाणु के अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे उस तत्व के प्रतीक के ऊपर बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना लुईस बिंदु प्रतीक होता है। ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, आधे घंटे की लगभग। कल मैं आपको रासायनिक आबंध कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में हमने बात की है कि आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।